इंड एस 109 डे 17 पार्ट 1 एंड 2। ठीक है, देखो भाई अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ पढ़े हैं। लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट हम बोलना भूल गए। क्या? EIR को लेके एक पॉइंट है जो पेज नंबर 103 पे दिया हुआ है। ठीक है, क्या EIR क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ EIR? इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। एक तो कूपन रेट दिया हुआ है कि 10% के हिसाब 8% के हिसाब से कूपन रेट है, लेकिन इफेक्टिव कितना होता है वो अलग होता है। तो EIR क्या होता है? EIR इज कॉम्बिनेशन ऑफ कूपन रेट, डिस्काउंट, प्रीमियम या ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये सबको मिला दोगे तुम्हारा EIR बन जाएगा। ई ने क्या ऐड कर दोगे तब ये सिर्फ डेफिनेशन है जिसमें सब कुछ मिला हुआ रहता है। कहने का मतलब है कि सब कुछ मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्रीज बनाया गया है, मतलब जैसे कि डिबेंचर इशू किया गया है, डिबेंचर को इशू किए हैं हम लोग कूपन रेट पे। ठीक है, लेकिन उसमें ना कोई डिस्काउंट का बात है। जैसे कि 1 लाख का सामान है, 1 लाख का इशू किया 90,000 मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं, 1 लाख ही मिलने वाला है। या कोई प्रीमियम पे नहीं किए हैं, या फिर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, तो जो हमारा कूपन रेट होगा वही तुम्हारा EIR बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आज का डे 17 पे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 39 में कुछ नहीं था, नॉर्मली चीज़ था। पहले रिवाइज करने के लिए बोल देते हैं कि जो भी हम लोग पहला कॉस्ट फिक्स्ड फाइनेंशियल एसेट हो, फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, इक्विटी हो, उसको रिकॉग्नाइज इनिशियली हम लोग करेंगे फेयर वैल्यू पे। ठीक है लेकिन अब जो ईयर एंड पे रिकॉग्नाइज करना है वो किस वैल्यू पे डिपेंड, वो कि कौन से वैल्यू पे करना है वो डिपेंड करेगा कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग ACM मेथड यूज़ कर रहे हैं तो ACM को फुल होता है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। तो ईयर एंड पे आपको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट डालना होगा। ये क्वेश्चन बनाने के लिए 4 स्टेप फॉलो करना था हम लोग को। पहला स्टेप आपको कैश फ्लोज बनाना होगा। क्वेश्चन में जो कैश फ्लो दिया हुआ है उसको एक कैश फ्लो में डालना होगा कि जीरो ईयर पे कितना क्या कैश फ्लो हो रहा है। जो हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस बनेगा वही हमारा कैश फ्लो होगा। ठीक है, ईयर 0 का, फिर 1 2 3 4 5 जो कैश फ्लो बनने वाला है वो बनेगा। स्टेप 2 तुमको फेयर वैल्यू निकालना होगा। फेयर वैल्यू निकालने का 2 मेथड, पहला कंप्यूटेशन, दूसरा अजम्पशन। अभी तक हम लोग कर रहे थे अज्यूम। क्या? फेयर वैल्यू इज इक्वल टू डे 1 ट्रांजैक्शन प्राइस दैट इज नेट कैश फ्लो ऑन डे 1। ठीक है, स्टेप 3 EIR का कंप्यूटेशन। EIR कंप्यूट करते थे स्टेप 1 और स्टेप 2 का यूज़ करके। स्टेप 1 का हम लोग यूज़ करते थे क्या? कैश फ्लो। स्टेप 2 का यूज़ करते थे फेयर वैल्यू। किस मेथड पे? फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एट द रेट EIR। कैश फ्लो हम स्टेप 1 से ले लिए, फेयर वैल्यू स्टेप 2 से ले लिए, और EIR को IRR के मेथड से इंटरपोलेशन करके EIR निकाल देते थे। ठीक है, फिर स्टेप 4 होता था LAT, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते थे, जिससे हम लोग फेयर वैल्यू को पहला ईयर 1 बनता था, ईयर 1 का जो ओपनिंग बैलेंस होता था हर वक्त फेयर वैल्यू होता था। तो वो सारा क्वेश्चन में हम रेड से लिखे हैं कि याद रहे। तो फेयर वैल्यू पे लिखो। उसके बाद ओपनिंग के बाद इंटरेस्ट कैसे यूज़ होगा तुम्हारा स्टेप 3 से EIR के रेट पे, वो लिख दो। फिर तीसरा होगा तुम्हारा रीपेमेंट या रिसीट। रीपेमेंट जब तुम लोन लिए हो, रिसीट जब तुम लोन दिए हो। ठीक है, तो रिसीट होगा तुमको, तो ये रिसीट या रीपेमेंट जो होगा वो तुम्हारा कैश फ्लो से आ जाएगा स्टेप 1। और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस से तुम्हारा जर्नल एंट्री बन जाएगा। ये हम लोग अभी तक पढ़े हैं जो इलस्ट्रेशन 39 में यूज़ आ रहा है। ठीक है, एक और चीज़ इलस्ट्रेशन 39 में यूज़ आएगा। क्या? कि अगर फिनेंशियल एसेट को इंटरेस्ट या कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को तुमको अगर एसेट में अगर कैपिटलाइज करना है तो एसेट को बढ़ाना होगा तो डेबिट करेंगे। लेकिन कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस को लायबिलिटी में कैपिटलाइज करना है तो लायबिलिटी को कम करना होगा तो लायबिलिटी को भी डेबिट करेंगे। ठीक है, अब सुनो आज जो नया है क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 40 LDR पेज 107। इसमें क्या होता है? अभी तो हम लोगों को सीधा साफ साफ दिया रहता था कि क्या बोलता था हम लोगों को कि हम लोग जो पेमेंट करते थे ना LAT के टेबल में, जब पेमेंट करते थे तो पेमेंट हमारा होता था, पेमेंट वो दिए हुए रहता था। ठीक है, साफ साफ उसका मतलब होता था कि पेमेंट हम लोग इंटरेस्ट का कर रहे हुए हैं। ठीक है, भले ही एज पर EIR का अलग इंटरेस्ट आता है, लेकिन पेमेंट के लिए तो हम लोगों को वो कैश फ्लो में दिया हुआ है कि ये इंटरेस्ट रेट है जो कूपन रेट रहता है, कूपन रेट पे हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते थे। कैश फ्लो जब स्टेप 1 में जो कैश फ्लो बनाते थे, स्टेप 1 में कैश फ्लो बनाते थे तो उसमें जो आउटफ्लो होता था लाइफ में, जैसे 5 साल 6 साल में जो आउटफ्लो होता था, क्या आउटफ्लो होता था? जो इंटरेस्ट जा रहा है तो साफ साफ लिखा हुआ रहता था कि ये इंटरेस्ट जा रहा है, तो वही LAT के टेबल में तुम्हारा रीपेमेंट में लिखा जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई
इस क्वेश्चन से एक और बात सुनो। तो हम लोग क्या करते थे कि जो रीपेमेंट होता था वो इंटरेस्ट का होता था 5 साल, और लास्ट 5वें साल तुम प्रिंसिपल भी दे देते थे, ठीक है। तो तुमको साफ था कि इंटरेस्ट 5 साल देना है और प्रिंसिपल लास्ट साल देना है, तो क्लीन एंड क्लियर तुमको सब कुछ कैश फ्लो दिख रहा होगा, ओके। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं, जो रीपेमेंट जा रहा है, वो प्रिंसिपल भी उसमें एडेड है। ऐसा इसमें नहीं है कि प्रिंसिपल लास्ट में देना है और इंटरेस्ट का 5 साल देना है, नहीं। इसमें क्या है कि प्रिंसिपल भी जाएगा और इंटरेस्ट भी। जैसे इंस्टॉलमेंट होता था ना, इंस्टॉलमेंट EMI वाला इंस्टॉलमेंट, उसमें प्रिंसिपल भी घुसा हुआ रहता है और इंटरेस्ट भी घुसा हुआ रहता है, दोनों चीज़। वैसे इस क्वेश्चन में है तो तुम तो कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि साफ साफ तुमको तो नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए तुमको कैश फ्लो का वर्किंग नोट बनाना होगा, ठीक है। कैश फ्लो का वर्किंग नोट कैसे बनेगा, वो पेज नंबर 108 पे दिया हुआ है। वर्किंग नोट बनाने से पहले एक और चीज़ बता देते हैं जो क्वेश्चन में है, क्या कि प्रिंसिपल तुमको हाफ ईयरली जाने वाला है। अभी तो कोई भी इंस्टॉलमेंट जाता था या कुछ भी जाता था, हम लोग पर एनम डालते थे तो वो ईयर 1 2 3 4 करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हाफ ईयरली जा रहा है इंस्टॉलमेंट। चलो ये भी मान लेते हैं। और ट्रिक क्या है कि इसका जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा ना, 2 चीज़ पेमेंट होने वाला है, इंस्टॉलमेंट भी, इंटरेस्ट भी, ठीक है। तो कैश फ्लो बना रहे हैं हम लोग कि कैसे कैसे कैश फ्लो बनेगा। इसका जो इंटरेस्ट है वो साला क्वार्टरली जाने वाला है। प्रिंसिपल हाफ ईयरली, इंटरेस्ट क्वार्टरली, लेकिन दोनों का जो रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ प्रिंसिपल पेमेंट, किस पे दिया हुआ पता है तुमको? दोनों दिया हुआ है। रेट ऑफ प्रिंसिपल पेमेंट तो नहीं दिया हुआ है, वो 2500 रुपया है और आधा साल, हर 6 महीना पे तो दिया हुआ है। लेकिन इंटरेस्ट रेट जो तुम्हारा दिया हुआ है, कौन सा इंटरेस्ट रेट, अति का इंटरेस्ट रेट तुम्हारा, इंटरेस्ट का जो क्वार्टरली चैनल है वो दिया है पर एनम पे। पर एनम पे कितना दिया हुआ है उसको, 12% पर एनम। तो पर एनम 12% है, तो पर क्वार्टर कितना हुआ, 3%। तो उसको 3% क्वार्टर से तुम बनाओगे, ठीक है। ये तुम क्यों बना रहे हो, वर्किंग नोट क्यों बना रहे हो, कि तुमको कैश फ्लो समझ में आए, राइट, कि कौन सा टाइम पे कितना पैसे जा रहा है। ये सिर्फ एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्यों बना रहे कैश फ्लो का वर्किंग नोट मेरे भाई। इसमें क्या हो रहा है कि याद होगा जब हम लोग पढ़ते थे हायर परचेज, कि जैसे कि कोई इंस्टॉलमेंट में परचेज भी एडेड है, प्रिंसिपल भी एडेड है और इंटरेस्ट भी एडेड है। तो जैसे ही हम लोग कुछ रीपेमेंट करते हैं, जैसे कि 5000 के इंस्टॉलमेंट, जैसे कि 6000 इंटरेस्ट, 4000 प्रिंसिपल, 10000 हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, 8000 रुपया। तो हमारा प्रिंसिपल भी कुछ अमाउंट कम होता था और इंटरेस्ट तो कम हो गई। तो जैसे कि प्रिंसिपल का, जैसे कि 1 लाख का प्रिंसिपल था जिसमें से हम 10,000 रुपया दे दिए, तो अगला जो इंटरेस्ट बनेगा तो 90,000 रुपये बनेगा। जो 90,000 रुपये इंटरेस्ट बना, 90,000 रुपये इंटरेस्ट जो बना तो दे दिए, तो प्रिंसिपल अब फिर कम गया 80,000। तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी चेंज होता जाएगा। इसकी वजह से तुमको कैश फ्लो टेबल बनाना होगा, इससे तुमको पता भी चलेगा कि कितना प्रिंसिपल पे तुमको इंटरेस्ट मारना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि 30 जून को हम लोग पहले लिखेंगे फेस वैल्यू, इसमें फेयर वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये तुम्हारा कैश फ्लो का वर्किंग नोट है, ये तुम्हारा एलिटी नहीं है कि फेयर वैल्यू लिखना है, ये फेस वैल्यू पे लिखना है। फेस वैल्यू क्यों लिखना होगा, क्योंकि भाई वही तो मेन अमाउंट है, उसी अमाउंट पे तुम इंटरेस्ट गिनोगे और वो गिनोगे। फेयर वैल्यू से तो मतलब नहीं है, वो फेस वैल्यू लेना है। फेस वैल्यू ले लिया, फिर फेस वैल्यू पे तुमको इंटरेस्ट मारना होगा, 3% 300 रुपये ले लिया, रीपेमेंट कर रहे हो। तो एक बात बताओ, क्वार्टरली तुम 1 अप्रैल 11 को स्टार्ट किए हो, क्वार्टरली इंटरेस्ट आने वाला है, प्रिंसिपल हाफ ईयरली। तो पहला 30 जून को सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा 300 रुपये का, क्लोजिंग अभी भी 10,000, क्योंकि इंटरेस्ट जितना तुम ऐड किए 300, उतना रीपेमेंट भी कर दिए 300, उतना ही वैल्यू हो गया तुम्हारा। ओपनिंग जो था क्लोजिंग हो गया। 30 सितंबर हो गया 6 महीना, अप्रैल से सितंबर, और 3 महीना फिर बढ़ गया, तो क्वार्टरली भी आ गया और वो भी आ गया। तो क्वार्टरली तुमको 300 रुपया देना है, क्योंकि अभी भी ओपनिंग वैल्यू कितना है, 10,000 रुपया, 10,000 भी दिया, 300 रुपया, और 2500 रुपया तुम्हारा था हाफ ईयरली। क्या था, हाफ ईयरली प्रिंसिपल पेमेंट किया। टोटल पेमेंट कितना किया तुम, 2800 का, क्लोजिंग वैल्यू 7500। अब जो इंटरेस्ट बनेगा वो 7500 बनेगा, कितना बन रहा है, 225। लेकिन अभी जो थर्ड क्वार्टर में बना वो हाफ ईयरली, उसमें प्रिंसिपल तो नहीं जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा, क्वार्टरली इंटरेस्ट गया, ऐसे ही कर करके सब कुछ गया हुआ है, ठीक है। तो इससे तो ये वाला चार्ट बना के तुमको क्या समझ में आया, एग्जैक्ट तुमको इंटरेस्ट का अमाउंट पता चल गया कि कितना इंटरेस्ट किया है, क्योंकि इंटरेस्ट तो वैरी करेगा एज पर प्रिंसिपल चेंज होता जा रहा है हर इंटरेस्ट पेमेंट के बाद। तो तुमको इंटरेस्ट का वैल्यू पता चल गया, तुमको एग्जैक्ट पता चल गया कि कैश फ्लो कितना होने वाला है। इंटरेस्ट का पेमेंट और प्रिंसिपल का पेमेंट दोनों ऐड करते जाओ, तुमको पता चलेगा। पहला 30 जून को
सिर्फ 300 का कैश फ्लो है। 30 सितंबर को 2800 का कैश फ्लो है, जिसमें 25 और 300 रुपया तुम्हारा इंटरेस्ट। तुमको एग्जैक्ट कैश फ्लो पता चल गया। अब बताओ एग्जैक्ट कैश फ्लो का यूज़ कहाँ कहाँ आता है? 2 जगह। पहला जगह EIR कैलकुलेशन में, ठीक है। दूसरा जगह जब तुम जर्नल एंट्री बनाते हो, जर्नल एंट्री बनाओगे तो उसमें तुम पहले लिखोगे कि जो भी लाइबिलिटी है, जैसे कि लाइबिलिटी आया लोन लिया हम तो बैंक टू FL किए, फिर क्या हुआ कि अब लोन पे हम लोग इंटरेस्ट कुछ देंगे जो इफेक्टिव होने वाला है EIR। तो EIR के हिसाब से उसको कैपिटलाइज करते हैं लोन में, इंटरेस्ट टू FL जैसे कि 394 जो पेज नंबर 109 पे दिया हुआ है। लेकिन पेमेंट किसा करते थे? इफेक्टिव इंटरेस्ट का पेमेंट थोड़ी करते थे, जो कैश फ्लो है उसका पेमेंट करते थे। तो वो FL टू बैंक देखो 300 दिया हुआ है, भले इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट की तरफ से 394 है, लेकिन पेमेंट कितना का हुआ है? 300 का, क्योंकि वो कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो का ये जो वर्किंग नोट बना है उसका कहाँ का यूज़ है? एक EIR कैलकुलेशन, दूसरा वो तुम्हारा जर्नल एंट्री में। अब स्टेप 3 क्या होता था? हम लोग स्टेप 2 कर दिए, हम लोग कैश फ्लो बना दिए। स्टेप 1 कर दिए, कैश फ्लो बना दिए। स्टेप 2 फेयर वैल्यू निकालना होता है। फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम लोग अभी तक अज्यूम कर रहे थे, तो अज्यूम कर दिए डे 1 ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो इसमें ट्रांजैक्शन तुम्हारा 10,000 है, लेकिन 500 रुपये का कुछ एक्सपेंस है, तो फेयर वैल्यू तुम्हारा 9500 है। स्टेप 3 तुम्हारा EIR को लाने के लिए क्या यूज़ करते थे? अज्यूम EIR को लाने के लिए क्या करते थे? स्टेप 1 का कैश फ्लो यूज़ करते थे, स्टेप 2 का फेयर वैल्यू यूज़ करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कोई कुछ करना ही नहीं पड़ा, EIR सीधा लिख दो। जो मार्केट रेट दिया हुआ रहता है ना, वही तुम्हारा इंटरेस्ट रेट तुम्हारा हो गया, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है। लेकिन ई जो दिया हुआ है साला फिर पर एनम दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए? EIR पर क्वार्टर। क्यों चाहिए पर क्वार्टर? क्योंकि हमारा जो भी पेमेंट होने वाला है वो पर क्वार्टर होने वाला है, तो उसके साथ तो कोई गेम नहीं कर सकते हैं। वो पर एनम में था तो 16.6 से उसको 4.15 पे कर दो, ठीक है। लेकिन तुम भाई अभी बोला था कि कैश फ्लो इसीलिए बनाए क्योंकि EIR कंप्यूटेशन में काम है, जर्नल एंट्री में काम है। अभी EIR तो दिया हुआ था, और दिया हुआ था तो न तुम कर पाया, नहीं दिया होता तब तो तुमको प्रेजेंट वैल्यू सारा कैश फ्लो का निकालना ही होता ना, सीधा बात है, ठीक है। अब तुम स्टेप 3 हो गया, EIR निकाल दिया। अब स्टेप 4 में तुम निकाल दो क्या? LAT। लेकिन फिर से बोल रहा है, बोलने के लिए सुनो। LAT जो बनाएंगे तो हम लोगों को पहला साल जो फर्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा वो फेयर वैल्यू होगा। वर्किंग जो कैश फ्लो का वर्किंग नोट बनाया तो उसमें फेस वैल्यू होगा, क्योंकि भाई वो हम लोग निकाल रहे थे कि एग्जैक्ट इंटरेस्ट पता चले फेस वैल्यू पे, वो अलग चीज़ है। और ये है तुम्हारा LAT टेबल। देखो नीचे OFO में सर लिखवाए भी हुए हैं, ठीक है। 109 हो गया। अब आ जाते हैं जो आज का मेन टॉपिक है, ACM मेथड, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। ACM मेथड में हम लोग अभी क्या सोच रहे थे कि ACM मेथड में फेयर वैल्यू निकालना होता है, तो उसका 2 मेथड दिया हुआ है। क्या? पहला कंप्यूटेशन, दूसरा अजम्पशन। अभी तक सोच रहे थे कि कंप्यूटेशन का यूज ही नहीं करना है, सिर्फ अज्यूम करते जा रहे हैं, लेकिन अब चेंज। अब क्या हम लोग करने वाले हैं कि अब हम लोग कंप्यूटेशन करना होगा। क्यों कंप्यूटेशन करना होगा? कब हम लोग कंप्यूटेशन करना होता है? जब तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होता है तो कंप्यूटेशन करना होता है, और तीनों में से कोई नहीं होता है तो हम लोग अज्यूम करते हैं। लेकिन इसमें से क्या हो रहा है कि 3 में से एक कंडीशन था कि लेंडर और बोरोवर के बीच में कोई प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन है, कोई रिलेशन है। अगर कोई रिलेशन है तब आपको फेयर वैल्यू को अज्यूम नहीं करना है। तीनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो गया, क्या? रिलेशन है, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन, तो आपको फेयर वैल्यू कंप्यूट करना है। फॉर्मूला फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट ऑफ EIR। ओके, चलो अब सर का ये वाला ये जो नया मेथड है उसमें एक एडिशनल पॉइंट है, 2 एडिशनल पॉइंट है, पहले बता देते हैं, ठीक है। सुनो, पहला एडिशनल पॉइंट ये है कि जो तुम्हारा 4 स्टेप हुआ करता था तुमको पूरा क्वेश्चन बनाने का, अब वो स्टेप हो गया है 5। लेकिन कोई खास उसमें एडिशन नहीं है, नॉर्मल सा चीज़ है। जिस चीज़ की वजह से ये 5 स्टेप बना है ना, उसी चीज़ की वजह से तुम्हारा दूसरा, जैसे बोले कि 2 चेंज आया है, पहला चेंज आया कि 5 स्टेप हो गया, और जिस वजह से 5 स्टेप हुआ है उसी वजह से तुमको एक जर्नल एंट्री में चेंज आएगा। 2 चेंज, पहला स्टेप बढ़ गया, दूसरा एक जर्नल एंट्री में चेंज आएगा, बस। और कुछ खास बात नहीं है जब हम लोग प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ठीक है। सुनो, क्वेश्चन क्या था कि सर क्या किए हैं कि अपनी वाइफ को, सर का कंपनी है, उनकी वाइफ उस कंपनी में एम्प्लॉई है, ठीक है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भूल जाओ, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, मतलब प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है हमारा, ठीक है। अब ये बात सच हो गया कि अगर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो आप ACM मेथड यूज़ करिएगा। ACM मेथड में आपको फेयर वैल्यू कंप्यूट करना है, आप अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है।
तो क्या करना होता है, सुनो। क्या सर किए कि उनको पैसा दे दिए, हाउ मच, 10 लाख रुपया, ठीक है। अपने वाइफ, अपने एम्प्लॉय को 10 लाख दे दिए एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ओके। फिर क्या हुआ कि हाँ, दे दिए हैं, और ये जो 10 लाख रुपये दिए वो 5% के इंटरेस्ट पे दिए हैं 5 साल के लिए, ठीक है। लेकिन मार्केट में क्या है कि मार्केट में अगर वही लोन, अगर 10 लाख का लोन दिया जाए मार्केट में, तो उसका रेट होगा 10% पर एनम। कितना होगा, 10%। एम्प्लॉय को कितना पे दिया, 5%। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो आप उसको जो मार्केट में 10% पे आप देते हैं, आप एम्प्लॉय है जो रिलेशन है उसकी वजह से आप उसको 5% पे दे रहे हैं, तो आपको लॉस कितना हो रहा है, 5% का आपको लॉस हो रहा है, ओके। तो ये तो तुमको क्वेश्चन बोल दिया कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, 5% पे दे दिया है, लेकिन मार्केट में 10% पे इंटरेस्ट। अब तुम क्या करो, तुमको अकाउंटिंग करना है इन द बुक्स ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयर लोन दिया है तो उसके लिए है फिनेंशियल एसेट। जनरली सारे क्वेश्चन में तुमको उसके बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा जिसका फिनेंशियल एसेट है, ठीक है। तो अब बात करते, तुम बोलते हैं कि 2 पॉइंट चेंज आया है, अब इसे बताते कैसे, इसका आंसर कैसे बनेगा। इसका आंसर बनेगा 5 पॉइंट में। पहला पॉइंट, कैश फ्लो लिखना होगा। तो कैश फ्लो तो जनरल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 लाख रुपया आउटफ्लो होगा ईयर 0 पे। उसके बाद हर साल ये 5 साल तक उसको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसका मिल गया। और 5th ईयर तुमको रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्रिंसिपल भी मिल जाएगा, 10 लाख भी मिल जाएगा, और 5% मतलब 50,000 का इनफ्लो भी आ जाएगा। तुम कैश फ्लो बना दिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था, क्योंकि इसमें इंस्टॉल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सब एक साथ नहीं जा रहा था, प्रिंसिपल सबसे लास्ट में गया है, तो कैश फ्लो आराम से बन गया, ठीक। स्टेप टू क्या होता था, फेयर वैल्यू निकालना। तो हम लोग यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, इसीलिए हम लोग अब क्या करेंगे, अज्यूम नहीं करेंगे डे 1 का, अब हम लोग कंप्यूट करेंगे। फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट ऑफ EIR। तुमको यहाँ फेयर वैल्यू नहीं पता है, लेकिन तुमको क्या पता है, तुमको पता है कैश फ्लोज तुमको मालूम है, जो दिया हुआ है वो एट द रेट ऑफ EIR। तो जो EIR है, अब तुम बोलोगे कि भाई फेयर वैल्यू दिया हुआ नहीं है, EIR कैसे निकाल। EIR क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। अरे भाई, जो क्वेश्चन में बोला कि मार्केट रेट 10%, तुम भले ही तुम्हारा कूपन रेट भले तुम 5% दियो, लेकिन तुम्हारा मार्केट रेट कितना है, वो है 10%। तो जो मार्केट रेट होगा ना, उसी को EIR मान लेना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ मार्केट रेट 10%, तो फ्यूचर कैश फ्लो दिया हुआ है, EIR दिया हुआ है, तो EIR से डिस्काउंट करके उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू जब निकाल दिया, तुम्हारा फेयर वैल्यू आ गया। इसका फेयर वैल्यू कितना है, 8,10,460, ओके। ये हो गया स्टेप 2 फेयर वैल्यू निकालने का। स्टेप 3 क्या होता था हमारा, स्टेप 3 होता था हमारा स्टेप 1 था कैश फ्लो, स्टेप 2 था फेयर वैल्यू निकाल दी। स्टेप 3 होता था EIR निकालने के लिए। तो हम लोग स्टेप 2 में तो फेयर वैल्यू डे 1 से निकालते थे, लेकिन इसमें पहले EIR मिला हुआ था, तो स्टेप 2 में ही तुम फेयर वैल्यू और EIR तुमको पता है फेयर वैल्यू मिल गया। स्टेप 3 में करके EIR निकालते थे, लेकिन यहाँ पे स्टेप 3 में EIR अभी नहीं निकालेंगे, तो क्या करेंगे, अरे भाई EIR तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि EIR दिया हुआ है, उसको भूल जाओ। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, देखो भाई एक बात बताऊँ, वो लोन दिया 10 लाख रुपया का, ठीक है, लेकिन फेयर वैल्यू जब अभी तुम निकाल रहा उसका, तो कितना निकला, 8,10,000 रुपया। 10 लाख का तुम्हारा अथी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, लेकिन तुम्हारा फेयर वैल्यू कितना आ रहा है, 8,10,000 रुपया। अब एक बात बताओ, अगर तुम जर्नल एंट्री अभी बनाओगे तो क्या लिखोगे, लोन टू एम्प्लॉय 8,10,400 आ रहा है 8 लोन टू एम्प्लॉय लिखेंगे 8,10,400। क्यों लिखेंगे 8,10,400, क्यों लिखेंगे, 10 लाख क्यों नहीं लिखेंगे। अरे मेरे भाई, अभी तुमको स्टार्टिंग में बोले थे वीडियो के, या हर वक्त बोले हैं कि जब इनिशियली तुम कोई फिनेंशियल एसेट, लाइबिलिटी और अथी को रिकॉग्नाइज करोगे, तो फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करोगे। लोन टू एम्प्लॉय हमारा फिनेंशियल एसेट है, तो उसको रिकॉग्नाइज पे करेंगे, फेयर वैल्यू पे करेंगे। अभी फेयर वैल्यू कितना निकाले, 8,10,000, 8,10,000 फेयर वैल्यू पे निकाले, तो तुम लोन टू एम्प्लॉय 8,10,000 पे कर दिया। टू बैंक तुमको जा कितना रहा है, 10 लाख रुपया जा रहा है, तो ऊपर लोन टू एम्प्लॉय 8,10, टू बैंक 10 लाख, तो बीच का जो डिफरेंस आया 189,540, वो कहाँ गया, कैसे आ गया, वो डिफरेंस कैसे आ गया। लोन तुम दे रहे हो 10 लाख का, लेकिन लिख पा रहे हो तुम 8,10,000, तो डिफरेंस आ गया। डिफरेंस किससे आ गया, अरे भाई डिफरेंस ऐसे आ गया कि तुम दे रहे हो वो
5% पे दे रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट रेट तुमको जो फेयर वैल्यू को निकालने के लिए किया वो तो 10% पे निकालो, उसको 5% पे निकालते तो 10 लाख ही आता। अब कंप्यूट कर मत करना, हम सोचे नहीं किए हैं, लेकिन ये बात है कि अगर तुम उसको 5% पे देते तो तुमको फेयर वैल्यू 10 ही लाख आता, लेकिन साला तुम उसको दिया है 10% पे। तो 10% पे जब मतलब दियो 5% पे, लेकिन मार्केट में 10% है, फेयर वैल्यू तुम 10% से निकाले हो, तो डिफरेंस तो आएगा तुमको। क्या उसको कहते हैं, कम पैसा मिलना चाहिए। 10% पे तो कम पैसा मिलना चाहिए, लेकिन 5% पे ज़्यादा मिलता, लेकिन तुम 5% से ले नहीं रहा है, तुम 10% से नहीं ले रहा है, 5% से ले रहा है। इसलिए इंटरेस्ट के रेट का डिफरेंस की वजह से ये तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है, समझे? मतलब तुम उसको जो मिलना चाहिए था 8,10,400 का फेयर, जैसे कि आज से 5 साल के बाद उसको 8,10,400 मिलता अगर मार्केट से 10% पे उठाती, लेकिन वो मेरे से लिए है 5% पे, तो उसको बेनिफिट कितना का हो रहा है, 189,540 का फ्यूचर ईयर में, मतलब 5th ईयर अगर लोन लेती तो 8,10,000 मिलता 10% पे, और दूसरा से लिए है तो, अगर मेरे से लिए है तो वही उसको 10 लाख हम दे रहे हैं, तो ये तो गलत है भाई, यही डिफरेंस का अमाउंट है। अब तुम देखो, फिर से बोल रहे हैं, अगर इतना नहीं समझा फिर से बोल रहे हैं, देखो सुनो, आज उसकी वाइफ है, वाइफ 5 साल बाद मार्केट से लेती 10% पे, तो 5 साल के बाद उसको मिलता 8,10,000 रुपया, लेकिन वो सर से ली है, सर उसको आज से 5 साल के बाद उससे 10 लाख रुपया उसको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको 5%, मार्केट उसको 8,10,000 देता, सर उसको 10 लाख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट 10% पे देता, सर 5% पे दे रहे हैं, इसीलिए उसको क्या बेनिफिट हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसको कम इंटरेस्ट मिला है। तो ये जो हम उसको बेनिफिट दे रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है, तो एम्प्लॉय को जो कोई बेनिफिट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिए हैं, उस क्या सिर्फ आज के लिए दिए हैं, फर्स्ट ईयर के लिए दिए हैं, या आज डे 1 के लिए दिए? नहीं ना, उसको अगला 5 साल तक के लिए दिए हैं। तो क्या हम उसको पूरा 5 साल का जो बेनिफिट हम दिए हैं वो अपने बुक्स में एक्सपेंस दिखाते हैं? एक ही साल में सारा अथी कर लें? नहीं कर सकते हैं ना। अपना प्रॉफिट को एक साल में तक उतना कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो 5 साल का एक्सपेंस है। तो उस 5 साल के एक्सपेंस को हमको राइट ऑफ करना होगा हर साल 5 साल तक के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो पूरे 5 साल का है। तो अभी जो हम पेमेंट करती है, बाद का एक्सपेंस आज पेमेंट कर दिए, तो क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस। ये कौन सा एक्सपेंस था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो ये होगा प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो भी डिफरेंस हुआ। लोन टू एम्प्लॉय 8,10,000, उसको हम कितना का बेनिफिट दिए, 189,540 का, लेकिन बेनिफिट आज के लिए दिए या पूरा 5 साल के लिए दिए? 5 साल के दिए तो प्रीपेड में दिए, तो प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू बैंक एग्जैक्ट उस अमाउंट का आ गया, क्लियर। और बाद में हर साल वो जो प्रीपेड अमाउंट है वो हर साल राइट ऑफ होगा 5 साल तक, ठीक है। यही था हमारा एक्स्ट्रा स्टेप, कि इस स्टेप में तुमको क्या लिखना होगा। स्टेप 1 तुम्हारा निकाल दिया कैश फ्लो, स्टेप 2 तुम निकाल दिया फेयर वैल्यू। तीसरा स्टेप 3 में तुमको लिखना होगा डिफरेंस का अमाउंट। कौन सा डिफरेंस? डिफरेंस उस बात का कि मार्केट इंटरेस्ट रेट कुछ रहा है, तुम्हारा इंटरेस्ट रेट कुछ और है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो तुमको उसमें लिखना होगा। क्या? स्टेप 3 एक्स्ट्रा स्टेप पेज 111, क्या कि डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड ट्रांजैक्शन प्राइस, 10 लाख माइनस 60,10,480 इज इक्वल टू इतना, ये बात तुमको उसमें लिखना होगा, ठीक है। अब तुम सोचेगा कि कंफ्यूज होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे तो तुम समझ लिया था कि कुछ बोल के कि 5 साल के बाद मार्केट से ऐसे तुमको दिमाग में फॉर्मूला क्या रखना है कि डिफरेंस विल बी फेयर वैल्यू जो तुम निकाला स्टेप 2 में, माइनस ट्रांजैक्शन प्राइस जो तुम्हारा लिखा हुआ है। स्टेप डे 1 जो ट्रांजैक्शन प्राइस उसको माइनस उसका, और फेयर वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वही डिफरेंस होगा, जिसको तुमको अमोर्टाइज करना अगला 5 साल में, ठीक है। ये स्टेप 3 हो गया। ये नया स्टेप आ गया एडिशनल, हर जगह देखना जहाँ भी स्टेप 3 हम लिखेंगे इस पॉइंट में वहाँ एडिशनल स्टेप लिखेंगे आगे पॉइंट में, ठीक है। स्टेप 3 हमारा जनरली क्या होता था, कंप्यूटेशन ऑफ EIR, लेकिन यहाँ पे तो 3 स्टेप में कुछ और है, तो चौथा स्टेप में हम लोग EIR कंप्यूट करेंगे। EIR दिया ही हो रहेगा तो EIR आ गया, और स्टेप 5 में LAT बनाना है तो LAT बन जाएगा, और कुछ खास नहीं है, सब नॉर्मल है, सेम, ठीक है। देखो पेज नंबर 112 में तुमको समरी भी दिया हुआ है 5 स्टेप का, ओके। अब आ जाओ 113 पे, इसमें क्या बोलता है तुमको, सेम क्वेश्चन है। इसमें प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप किस चीज़ का है, लेसी और लेसर का। टेनेंट क्या होता है, वो होता है लेसी, जो हम जैसे कि टेनेंट है, और गुरु रेड्डी क्या है हमारा, गुरु रेड्डी क्या है हमारा, लेसर है, वो हमको वो ओनर है, वो हम
ओनर हमको लीज पे दिया है, हम लेसी हैं, वो लेसर है, ठीक है। वो हम रेंटर है, वो ओनर है। इसको दूसरा तरीके से देखेंगे, वो लेसी है, वो हम लेसी हैं, वो लेसर है। ओके, हम उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए थे समथिंग, कुछ अमाउंट लगता है 5,000 रुपये कुछ डिपॉजिट दिए थे। आज हम 5,000 रुपये दिए हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? हमारा फिनेंशियल एसेट है। इट इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट फॉर मी टू रिसीव कैश। उससे हम कैश लेंगे, लेकिन एक बार 5 साल के बाद हमको कितना कैश देगा? अब 5,000 रुपये हम दिए हैं तो 5 साल के बाद कितना देगा? 5,000 देगा, इंटरेस्ट के साथ कुछ नहीं देगा, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना। तो हमारा प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है लेसी एंड लेसर का। तो हमारा जो फेयर वैल्यू निकालेंगे कौन सा मेथड से निकालेंगे? कंप्यूटेशन से, अति से नहीं, किससे? अजम्पशन से। तो वही 5 स्टेप हो जाएगा तुम्हारा। तीसरा स्टेप तुम्हारा एडिशनल स्टेप, फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लिख के उसका फिर डिफरेंस तुमको लिखना होगा उसका। और उसके बाद जब तुम जर्नल एंट्री में आओगे तो एक सेकेंड, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा स्टेप ये हो गया स्टेप 3 वाला कि एक्स्ट्रा डिफरेंस लिखना होगा। और जर्नल एंट्री में जो भी तुम्हारा डिफरेंस आया है, क्योंकि फेयर वैल्यू कुछ होगा जिसके तुम लिखोगे कि जो भी तुम्हारा जर्नल होगा, जैसे कि इसका क्या नाम है, फिनेंशियल एसेट अकाउंट, ये क्या बोल रहे हैं, हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, जो फिनेंशियल एसेट है मेरे लिए हर वक्त तुमको क्या बोलते हैं कि जनरली फिनेंशियल एसेट जिसके बुक्स में होगा वही लिखे, उसी का जर्नल एंट्री होगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे? सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट, हमारा एसेट है, फिनेंशियल एसेट। तो फिनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, कितना? फेयर वैल्यू पे। फिनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू इनिशियली। तो हम जब फिनेंशियल वैल्यू पे डालेंगे तो समथिंग अमाउंट आया, वो है तुम्हारा पेज 114 पे 567 कुछ आया। लेकिन टू कैश, हमारा कैश कितना जा रहा है? जैसे हम 5,000 रुपया दिए कैश, लेकिन जब उसका फेयर वैल्यू निकालेंगे तो 3,000 निकलेगा। जैसे कि अभी जस्ट हम लोग एम्प्लॉयड वैल्यूएशन में देखे थे, राइट। तो जब वैसे हम लोग देख लेंगे फेयर वैल्यू और उसके दोनों के बीच का डिफरेंस, जब तो उसका डेबिट कुछ अमाउंट हुआ है और कैश में कुछ और गया है, तो बीच का डिफरेंस फिर कुछ आएगा। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस होगा उसको कहेंगे हम लोग प्रीपेड लीज रेंट, ठीक है। हम जो उसको अगला 5 साल में हमको जो उसको देना चाहिए था, हमको देना नहीं चाहिए, हाँ, हमको उसको जो देना चाहिए था वो हम आज ही दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फेयर वैल्यू कम है उसका, 10 लाख आज, भले आज 10 लाख रुपया दे रहे हैं, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट फेयर वैल्यू है वो 567 है। तो कुछ वैल्यू कम, अभी कम दे रहे हैं उसको, राइट। तो ऐसे कुछ करके डिफरेंस है। तो अगर रिलेशनशिप में तुम्हारा लेसी और लेसर का बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको कहेंगे हम लोग प्रीपेड लीज रेंट, ठीक है। इतना दिमाग में रखना। और जो लीज रेंट होगा, जो प्रीपेड किए हैं उसको हर साल राइट ऑफ करते जाएंगे, जैसे कि हम लोग उसमें किए थे तुम्हारा प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 16 LDR। ये है साला थोड़ा सा डिफरेंट। क्या इसमें प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप किसका है? होल्डिंग और सब्सिडियरी का। अब मेरे से ये बात मत पूछना कि होल्डिंग सब्सिडियरी में तो हम लोग अगर जिस फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होके हम लोग इक्विटी दिखाते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल लायबिलिटी जिसके बुक्स में होगा वो इक्विटी दिखाएगा। हम तो फाइनेंशियल एसेट की तरफ से बुक कर रहे होते हैं, जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं, तो तुमको जनरल बात पता है और हर क्वेश्चन में यही रहता है। तो इसमें कोई माथा नहीं खा पाना है कि इक्विटी होगा कि ये होगा। भाई फाइनेंशियल एसेट तो एसेट है तुम्हारा, बात खत्म, ठीक है। तो फाइनेंशियल एसेट में तुम क्या करोगे? वही प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो गया होल्डिंग सब्सिडियरी का, तो तुमको ACM का वही फेयर वैल्यू निकालना होगा और वो कंप्यूट करके 5 स्टेप करना होगा। तीसरा स्टेप का जो डिफरेंस होगा वो तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्राइस माइनस फेयर वैल्यू निकलेगा, ठीक है। लेकिन जब जर्नल एंट्री करने जाओगे तो जो फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन कैश का जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलोगे? होल्डिंग और सब्सिडियरी के बीच का रिलेशन की वजह से उसको कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी। तो भाई ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी उसको लिख देंगे, उसको फिर अगला हर पूरा लाइफ में 5 साल में या जितना भी लाइफ है उसमें मोटाइज कर देंगे। नहीं, अभी तक हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग करते थे, इसलिए उसको मोटाइज करते थे 5 साल में या उसका लाइफ में हर साल। लेकिन ये हमारा इन्वेस्टमेंट है तो ये मोटाइज नहीं होगा, ये हर साल बैलेंस शीट के एंड पे एग्जैक्ट उसी वैल्यू पे जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम पूरा समरी इसका बना दिए हैं, कितना पेज नंबर 117 पे, कि रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है तो प्रीपेड, तो डिफरेंस को प्रीपेड सैलरी कहेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे राइट ऑफ करके। लेसर लेसी का है तो डिफरेंस को प्रीपेड रेंट कहेंगे और उसका अमोटाइज करेंगे। लेकिन रिलेशन होल्डिंग और सब्सिडियरी का है तो उसको इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी कहेंगे, डिफरेंस को राइट ऑफ नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है। ये है पूरा डे 17, काम खत्म, बाय बाय।